Hello everyone, this is Pooja and you're watching me on Pavitra Academy YouTube channel. तो आज हम करने वाले हैं DSSB के PYQs जो कि आए थे 7/3/2022 की शिफ्ट 3 में जो आए थे क्वेश्चंस वो हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे ग्रामर के और 5 क्वेश्चंस हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Our first question is find the part of the given sentence that has an error. हमारे पास क्वेश्चन आया है एरर से रिलेटेड. ठीक है, that has an error in it. If there is no error, choose no error. अगर एरर नहीं है तो आपको क्या करना है, नो एरर वाला मार्क करना है. ठीक है, तो पढ़ते हैं हम. स्लैशिंग एक्सपेंडिचर टू कंप्रेस द डिफिसिट एंड प्लीज द रेटिंग एजेंसीज will do more harm than good for economic revival. या फिर नो एरर है. तो हम इसे समझते हैं क्या है. स्लैशिंग एक्सपेंडिचर, स्लैशिंग का मतलब होता है कम करना. ठीक है, ब्रेक करना, तोड़ना या फिर कम करना. तो स्लैशिंग एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, खर्चे को कम करना. टू कंप्रेस द डेफिसिट, डेफिसिट जो वर्ड है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है. ठीक है, तो खर्चे को कम करना किसके लिए, डेफिसिट को, जो हमारी इकोनॉमी है उसको थोड़ा कम करने के लिए. एंड प्लीज द रेटिंग एजेंसीज, और प्लीज का मतलब क्या है यहाँ पे, खुश करना रेटिंग एजेंसीज को. विल डू मोर हार्म देन गुड फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल, वो ज़्यादा हार्म करेगा इकोनॉमिक रिवाइवल से ज़्यादा. रिवाइवल मतलब कि कुछ अच्छा करना, कुछ पुनर्जागरण, रिवाइवल मतलब. ठीक है, तो उससे इकोनॉमी को बढ़िया करने की बजाय वो क्या करेगा, हार्म करेगा, ये जो चीज़ है. ठीक है, तो ये तो थी इसकी हिंदी. अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ग्रामेटिकली इसमें कोई एरर है या नहीं. ठीक है, तो ये तो है हमारा सब्जेक्ट टू कंप्रेस डेफिसिट एंड प्लीज द रेटिंग एजेंसीज. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एंड है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे पहले हमें दी हुई है वर्ब, दी हुई है मेन वर्ब, उसके बाद भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है विल, डू, मोर, मोर के साथ में ठीक है देन लगा हुआ है THAN. सॉरी, कोई गड़बड़ मुझे नहीं लग रही है. गुड फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल, तो इसमें जितना भी मैंने पढ़ा है, इन सारे के सारे जितने भी ये पार्ट्स हैं हमारे, इसमें मुझे किसी में भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, आप भी देखेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भी एरर है. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, नो एरर. ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, ए वाला. नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस. सब्स्टिट्यूट बताना है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ है ये. अ पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, इमोरल लाइफ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक जीवन जीता है. ठीक है, अनैतिक जीवन जो जीता है उसे क्या कहते हैं, डेबोनेर है, खुशी से रिलेटेड, जॉय से रिलेटेड. हेडोनिस्ट भी जॉय से रिलेटेड है, किसी की खुशी से, है ना. और सेल्यूब्रियस स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड वर्ड है. और जो लिबर्टाइन है, लिबर्टाइन देखो, लिबर्टी, लिबर्टी से ही बना है लिबर्टाइन. लिबर्टाइन का क्या मतलब है कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो इमोरल लाइफ को लीड करता है. ठीक है, अनैतिक जीवन जो जीता है उसको हम क्या कहते हैं, लिबर्टाइन. ये वर्ड बना है लिबर्टी से. ठीक है, मतलब वैसे भी अगर हम किसी को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे देते हैं, लिबर्टी दे देते हैं, तो वो अनैतिक होना उसका संभाविक है ना. तो इसका आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या रहेगा, लिबर्टाइन. ओके, now let's move to the next question. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, अगर कोई substitution नहीं चाहिए, select no improvement. अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास में no improvement वाला. ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है. तो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, ये ड्राइवर्स दैट ड्राइव व्हेन ही और शी इज ड्रंक. ठीक है, उन्होंने बोला है ना कि अंडरलाइन सेगमेंट, तो अंडरलाइन सेगमेंट कौन सा है, ये जो अभी मैंने अंडरलाइन किया. तो इसे पढ़ते हैं एक बार. ऑल स्टेट्स इम्पोज सीवियर पेनाल्टीज, जो सभी स्टेट्स हैं, इम्पोज का मतलब होता है थोपना किसी के ऊपर. ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, ऑल स्टेट्स इम्पोज कर रही हैं, डाल रही हैं या फिर देती हैं. सीवियर, सीवियर होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज, पेनाल्टीज मतलब सजा देती हैं
किन्हें देती हैं? ऑन ड्राइवर्स दैट ड्राइव व्हेन ही और शी इज ड्रंक। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, ये जो सेंटेंस है अंडरलाइन क्लोज है, इसमें कोई एरर है या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। ठीक है, तो अब देखो ड्राइवर्स, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दैट, दैट क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो दैट जो है, दैट वो हम ड्राइवर्स के साथ में यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ड्राइवर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हु। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए हम whom यूज करते हैं, सब्जेक्ट के लिए हम who यूज करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा who का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हम whom का यूज करेंगे। और अगर कोई मतलब कोई थिंग है जिसके लिए हमें सिलेक्शन या फिर कोई चीज़ चूज़ करनी है, मतलब चुनाव है, किसी भी चीज़ को हम चूज़ करते हैं, लाइक विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच कार डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, जब हमें किसी चीज़ में सिलेक्शन करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? विच का। तो अब यहाँ पे और दैट कहाँ पे यूज़ करेंगे? दैट हम वैसे तो ज़्यादातर हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, पर लिविंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर दैट का यूज़, है ना। तो अब हमें क्या करना है? ड्राइवर्स हु। ठीक है, ड्राइवर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें क्या यूज किया है? हु का। एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हमने हु का यूज किया है। हु ड्राइव व्हेन दे आर ड्रंक। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? व्हेन ही और शी इज ड्रंक। ठीक है, अब ड्राइवर्स में ही और शी कुछ नहीं होता, ड्राइवर तो ड्राइवर ही है, तो हम सबको मेल हो फीमेल हो उनको ड्राइवर्स ही बोलते हैं ना, ड्राइवर्स ही मानते हैं। तो हमें ही या फिर शी यहाँ पे मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या कहेंगे? दे। ठीक है, हम दोनों को ही प्लूरल वर्ब में ले लेंगे, तो हम क्या कहेंगे? व्हेन दे। अब दे हमने यूज किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि इज भी चेंज करेंगे, इज सिंगुलर के साथ यूज होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? दे आर ड्रंक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हु हमने क्यों यूज किया? क्योंकि ड्राइवर्स क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हम जब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो हु यूज करेंगे। ठीक है, सो ए वाज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word, choose the correct alternative। अब आपको क्या करना है? इस ब्लैंक को फिल करना है। क्वेश्चन आया है फिल इन द ब्लैंक का, तो वो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या यूज होगा। द गवर्नमेंट हैज डैश स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? कुछ पब्लिक प्लेसेस में कुछ किया है। क्या किया है? अवॉइड किया है। अवॉइड मतलब किसी चीज से दूर ही रहना, प्रिवेंशन का भी मतलब यही है, प्रिवेंट करना, किसी चीज को दूर रखना। स्टॉप्ड किया है या फिर बैन किया है। हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अगर हम वो भी देखें जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता है कि कुछ बैन किया है ना, गवर्नमेंट क्या करती है? किसी चीज़ को अगर रोकती है, प्रिवेंट करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? बैन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? बैन। सो द गवर्नमेंट हैज बैंड स्मोकिंग इन पब्लिक places or areas. Okay, so our answer is C1. Now next question, in the following question out of the given 4 alternatives select the alternative which best expresses। मतलब हमें करना है idiom and phrase। ठीक है, idiom and phrase हमें क्या दिया गया है? to bite the dust। what is the meaning of to bite the dust? देखो जैसे हिंदी में हमारे होते हैं ना मुहावरे, उसी तरीके से ये इंग्लिश में है इडियम एंड फ्रेज। तो इसमें हमें क्या करना है? टू बाइट द डस्ट, जैसे हिंदी में होता है ना कि किसी को धूल चटाना, है ना, तो धूल चटाने का मतलब क्या होता है? किसी को हराना, है ना, पर इंग्लिश में इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग दिया है इन्होंने। इन्होंने क्या कहा है? धूल चटाने का मतलब टू बाइट द डस्ट मतलब टू डाई। ठीक है, सो द आंसर विल बी बी, टू डाई, टू बाइट द डस्ट, टू डाई। नाउ next question, in the following question out of the given 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of। again we have a question from idiom and phrase। okay, so what is the question? an eye for an eye। हिंदी में बोलते हैं ना मुहावरे में कि खून का बदला खून, ऐसा ही कुछ है, an eye for an eye।
तो इसका क्या रहेगा, NI फॉर NI मतलब खून का बदला खून, मतलब बदला लेना किसी चीज का, ठीक है। तो बदला लेना क्या होता है, बदला लेना होता है रिटेलिएशन, ठीक है। रिटेलिएशन का मतलब होता है किसी से बदला लेना, है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, रिटेलिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQRS से। मैं पहले भी दो जो हम शिफ्ट कर चुके हैं उनमें मैं बता चुकी हूँ कि PQRS आपको कैसे करने हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करना पड़ेगा। और क्या देखना पड़ेगा आपको, और देखना पड़ेगा इसमें कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो हमारा PQRS है, जो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस होंगे सबसे लास्ट में हमें देखना है, जैसे कि लास्ट में है दिस है, दैट्स वाई है ना, इन अ नटशेल है, मतलब कंक्लूजन जो होगा वो लास्ट में रहेगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो अब इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले पढ़ते हैं हम, पहले P वाले से स्टार्ट करते हैं। इन केस यू आर नॉट फेमिलियर विद देम, रेजिस्टेंस बैंड्स आर सिमिलर टू एन इलास्टिक बैंड। मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी चीज को, मतलब कि किसी सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इन केस मान लो यू आर नॉट फेमिलियर विद देम, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, किसके बारे में, मतलब कि इसके पहले भी कुछ होना चाहिए ना। तो ये तो ऑप्शन हमें एलिमिनेट कर दिया कि ये तो पहला हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये देखते हैं क्यू वाला, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस हैव बीन ऑल ओवर सोशल मीडिया ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ये क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड वाली, हैव बीन ऑल ओवर सोशल मीडिया, वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, महामारी के दौरान ये जो एक्सरसाइज थी ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। चलो भाई, इसको हम कुछ मान सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड भी पढ़ लेते हैं एक बार, यू कैन लूप देम अराउंड योर लेग्स। अब ये तो क्या है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहे हैं कि तुम बांध सकते हो, कुछ लूप कर सकते हो अराउंड योर लेग्स और आर्म्स, फॉर एग्जाम्पल, है ना। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये क्या है, एग्जाम्पल दिया है, तो ये भी फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, हम इसे भी काट देंगे, है ना। और एस वाला देखो, एस तो स्टार्ट ही दिस से हुआ है, दिस टेंशन मेक्स इट, तो मतलब ये सबसे लास्ट में रहेगा, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है हमारा, फर्स्ट होगा क्यू से स्टार्ट। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ना ये हो सकता ना ये, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस हैव बीन ऑल ओवर सोशल मीडिया ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब क्या होगा, यू कैन लूप होगा या इन केस, है ना। तो अब इसको डिफाइन कौन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है ये तो एग्जाम्पल है ना। पहले आपको क्या दिया होगा, किसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम कोई स्टोरी भी पढ़ते हैं तो स्टोरी में क्या होता है, मान लो किसी की भी स्टोरी है, किसी राजा की है, तो हम क्या कहेंगे, वंस देयर वाज ए किंग ही वाज वेरी काइंड, है ना। तो पहले हम राजा के बारे में आपको बताएंगे। तो पहले आप किसी चीज़ के बारे में फैमिलियर नहीं है, इनफेमिलियर है किसी के बारे में, ठीक है। पहले आपने रेजिस्टेंस बैंड के बारे में बताया, फिर आपने उसको थोड़ा डिफाइन किया, तो डिफाइन किस में किया है, पी वाले ऑप्शन में। अब देखो इन दोनों में से पी कौन से वाले में है, इस वाले में, है ना। तो आई होप हमारा यही आंसर है, बी वाला ही। फिर भी देखते हैं, इसके बाद होगा पी, इन केस यू आर नॉट फेमिलियर विद देम, रेजिस्टेंस बैंड्स आर सिमिलर टू एन इलास्टिक बैंड। वो कह रहे हैं कि सपोज इन केस कि आप इससे फेमिलियर नहीं हो, आपको नहीं पता कि रेजिस्टेंस बैंड क्या होता है, तो वो क्या होगा, समझ लो कि कोई इलास्टिक का बैंड है, ठीक है। तो पी वाले को किसने डिफाइन किया है, सॉरी क्यू वाले को किसने डिफाइन किया है, पी वाले ने। फिर अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। दिस वाला तो लास्ट में बोला था हमने कि लास्ट में ही है, दिस दैट और इन अ नटशेल, ठीक है, कंक्लूजन में हो गई ये तो अब हम किस में चलेंगे, आर वाले में, यू कैन लूप देम। अब वो क्या कह रहा है, ये जो इलास्टिक बैंड है, देखो जो लास्ट वर्ड होगा ना उसको ही आगे लेके चलेगा, है ना। जो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो उसी को आगे लेके चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे स्टोरी में करते हैं हम। सो यू कैन लूप देम, वो जो इलास्टिक बैंड होगा उसे आप लूप कर सकते हो अराउंड योर लेग्स और आर्म्स, फॉर एग्जाम्पल विच हेल्प्स क्रिएट मोर टेंशन वाइल यू वर्कआउट। अब देखो टेंशन से ये सेंटेंस खत्म हुआ है, तो स्टार्ट भी किससे हुआ है, टेंशन से, इसका मतलब पहले ये और उसके बाद में ये। सो दिस टेंशन मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू डू मूवमेंट्स एंड एंगेजेस मोर मसल्स। तो इससे क्या होगा, आपकी जब टेंशन होगी तो मसल्स और जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या है, QPRS, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है बी वाला ऑप्शन, ठीक है। मतलब ये आपको क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको सोल्व होंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी और PQRS भी, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज और ये जो है वन वर्ड है आपके, ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, और ये आपके होंगे प्रैक्टिस से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। सेम एज द गिवन वर्ड का मतलब है कि आपको सिनोनिम बताना है ना, सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आपको किसका, क्लाउडी का। क्लाउडी क्या होता है, क्लाउडी बादल, बादल से बना है क्लाउड। तो जब बादल छा जाते हैं तो कैसा हो जाता है मौसम, धुंधला धुंधला हो जाता है ना, तो धुंधले को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अनक्लियर। डेंजर तो नहीं बोलते उसे, है ना, डेंजर तो नहीं बोलते हम क्या कहते हैं, हाँ डेंजर नहीं बोलते हम उसे, क्या हुआ, हाँ तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बोलते हैं अनक्लियर। हाँ अरे भाई, हम उसे कहते हैं अनक्लियर, ठीक है। क्लाउडी मतलब अनक्लियर, क्लाउडी कुछ धुंधला धुंधला, और धुंधले धुंधले में क्या होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, अनक्लियर। Now next question. In the given question 4 words are given out of which one word is correctly spelled. अब आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, स्पेलिंग वाला। स्पेलिंग एरर आपको बतानी कि कौन से में है, एरर किस में है, या फिर कौन सा सही है, ठीक है। वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड बताना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो फिनिक्स, 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 ये तीनों ही वर्ड्स क्या है, तीनों ही वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस जो हमारा ये वर्ड है फिनिक्स, उसके जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल वैसे ही है। देखो फिनिक्स, 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 ठीक है। तो आपको लगता है कि एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन देगा आपको, नहीं, बिल्कुल भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा। वो आपको क्या देगा, एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन वाला कौन सा है यहाँ पर, फिनिक्स। फिनिक्स एक बर्ड होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों होती हैं, ठीक है। तो फिनिक्स जो है वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इन्होंने क्या पूछा है हमसे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम PQRS। नाउ पढ़ते हैं इसे हम। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मीज ग्रू, ठीक है। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है भर्ती होना, किसमें, आर्मी में, आर्मी में भर्ती होना। ग्रू, ग्रू मतलब बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है। in most countries in which young men were required to undergo a year or two of military training and were then sent home as reserves to be mobilized or called to action when needed for fighting, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है कि हमारा ग्रू के बाद वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है। ग्रू के बाद जो वर्ड है वो हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट तो हमारे पास है, अब हमें सब्जेक्ट तो ढूंढना नहीं है, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, हमारे पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी प्रीपोजिशन से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मेन वर्ब दी हुई है और उसके तुरंत बाद एक और मेन वर्ब आ जाएगी, कब तक नहीं हो सकता, अनलेस इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इसे छोड़ के, पी वाले ऑप्शन को छोड़ के, बाकी अगर आप क्यू में और एस में देखोगे दोनों में ही आपको मेन वर्ब दी हुई है। देखो रिक्वायर्ड, ठीक है, और वो भी कौन सी, पास्ट टेंस वाली। ग्रू भी पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस और ये भी पास्ट टेंस, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो दो बार रिपीट हो, तो ये तो ऑप्शंस हमारे कट गए, है ना, कि ये तो हमारी जो फर्स्ट होगा सेंटेंस वो नहीं हो सकता, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से देखते हैं, या तो पी हो सकता है या फिर आर हो सकता है। अब वो क्या कह रहा है, कंस्क्रिप्ट आर्मीज ग्रू इन मोस्ट कंट्रीज, ये मुझे लग रहा है हो सकता है, एक बार इसे भी देख लेते हैं आर वाले को। कंस्क्रिप्ट आर्मीज ग्रू
एंड वर देन सेंट होम एज रिजर्व्स टू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो एंड है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये मतलब कि इसके पहले भी और बाद में भी सेम होना चाहिए। सपोज कि एंड के पहले आपको कंपैरेटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आपको बाद में भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव ही लगाना है। अगर आपको सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आपको बाद में भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव ही लगाना है। तो आर वाला ऑप्शन भी कट गया। अब हम क्या करेंगे, हम इससे स्टार्ट करते हैं, है ना। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मीज ग्रू इन मोस्ट कंट्रीज इन विच यंग मैन वर। ठीक है, अब वर है हमारी हेल्पिंग वर्ब। वर के बाद हम क्या एंड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, है ना। सेम चाहिए हमें। अगेन कोऑर्डिनेटिंग। वर्ब बी मोबिलाइज्ड भी नहीं हो सकता। अगेन वही आ गया, पास्ट टेंस के साथ में पास्ट टेंस। और सेंस भी नहीं बन रही है, सेंस भी देखनी है हमें। ठीक है, तो हम क्यू वाला ऑप्शन ही लेंगे पी के बाद में। वर रिक्वायर्ड, वैसे भी सेंस बन रही है कि कॉन्स्क्रिप्ट आर्मीज ग्रू इन मोस्ट कंट्रीज इन विच यंग मैन वर रिक्वायर्ड, जिसमें यंग मैन चाहिए थे, है ना। वर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ईयर और 2 ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसमें कि उन्हें किस में जाना पड़ेगा? मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल की होगी या फिर 2 साल की। फिर ट्रेनिंग एंड वर देन सेंट होम, और फिर उनको घर भेज दिया जाएगा एज रिजर्व्स टू बी मोबिलाइज्ड, जिसमें कि वो मोबिलाइज्ड रहेंगे, मतलब कि उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। और कॉल टू एक्शन व्हेन नीडेड फॉर फाइटिंग, या फिर उन्हें हम तब बुला लेंगे जब फाइटिंग की ज़रूरत होगी। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन यहाँ पे कि जब ज़रूरत होगी तब उन्हें बुला लेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट क्या बना है इसमें? सेम यही रहेगा, PQRS। सी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस PQRS। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वन, इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। फिर से क्वेश्चन हमारे पास आया है करेक्टली स्पेल्ड वाला। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। प्रीविलेज, प्रीविलेज ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, PRIVILAGE ये तो वर्ड होता नहीं है ना। तो बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं? इनमें, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना। प्रीविलेज ये भी नहीं हो सकता, है ना। PRIVI या तो LEDGE में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, या फिर LEGE में। तो कौन सा होना चाहिए, है ना। तो कौन सा होना चाहिए? DGE वाला जो होता है वो रोंग होता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? PRIVILEGE, प्रिविलेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। अपोजिट बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। अपोजिट एंड मीनिंग टू द गिवन वर्ड डेलिटेंट। डेलिटेंट का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभवहीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डेलिटेंट, एमेच्योर, एमेच्योर मतलब किसी चीज का शौकीन होना, ये तो एंटोनिम नहीं है। ठीक है, इनेप्ट, इनेप्ट होता है अयोग्य, किसी चीज के योग्य ना हो जो। ठीक है, स्वेलो क्या होता है? स्वेलो होता है किसी चीज को निगल जाना। तो एस जो होता है, एस का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, सो द पर्सन इज एस। सो डेलिटेंट, डेलिटेंट का एंटोनिम क्या होगा? एस। डेलिटेंट मतलब इनएक्सपीरियंस, एस मतलब एक्सपीरियंस्ड। Now 73rd question is a sentence has been given with the blank to be filled. फिर से fill up का question आया है, fill in the blank का question आया है। Filled with an appropriate word, choose the correct alternative. तो क्या रहेगा इसमें? They were sitting dash the tree. ठीक है, वो कहाँ पे बैठे हैं? पेड़ के पास बैठे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यही रहेगा। They were sitting dash the tree, with the tree, of the tree, into the tree या फिर by the tree। देखो विद जो है, विद हम यूज करते हैं कहाँ पे? किसी लिविंग पर्सन के लिए, जैसे कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई मदर, है ना। तो विद कहाँ पे यूज किया मैंने? अपनी मदर के लिए, लिविंग के लिए यूज किया। ऑफ कहाँ पे यूज होगा? पोजेशन के लिए। पोजेशन जब अधिकार हो हमारा किसी चीज पे, वो भी नॉन लिविंग पे, है ना। लिविंग के लिए तो हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं, ये अपोस्ट्रोफे एस, है ना। एक मिनट, हाँ, लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफे एस। ठीक है,
और नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ यूज करते हैं पोजेशन के लिए, अपने अधिकार के लिए। इनटू हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी में हो, जैसे कि इन यूज करेंगे हम स्टेबल के लिए, इनटू यूज करेंगे मोशन के लिए। सपोज कि हमने किसी कहीं पे पत्थर मारा है ना, किसी कुएं में हमने पत्थर डाला, तो वो क्या होगा, वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। क्या वो मूवमेंट करेगा? नहीं मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है वो क्या है, नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग थिंग को हम किसी चीज़ में डालेंगे, जैसे कि आई थ्रू अ स्टोन इनटू द वेल, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इनटू यूज़ किया। क्यों? क्योंकि जो स्टोन है वो क्या है, नॉन लिविंग। तो हम इनटू कहाँ पे यूज़ होता है, नॉन लिविंग के लिए और स्टेबल के लिए। और इन कहाँ पे यूज़ होगा, हाँ मैंने उल्टा बोल दिया, इनटू यूज होगा मूवमेंट के लिए, इन यूज होगा स्टेबल के लिए। इनटू जब हम स्टोन डालेंगे तो इन द वेल, और जब किसी चीज को सपोज मैं ही गिर जाऊं तो मैं क्या कहूंगी, आई फेल इनटू द वेल, कि मैं गिर गई। मैं गिरूंगी तो मूवमेंट करूंगी ना, और अगर पत्थर गिराऊंगी तो मूवमेंट नहीं करेगा। पत्थर होगा इन द वेल और मैं होंगी इनटू द वेल। ठीक है। नाउ बाय, बाय कह लो या फिर बिसाइड कह लो। बिसाइड का मतलब भी पास में होता है और बाय का मतलब भी पास में। तो यहाँ पे बिसाइड तो दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, बाय। ठीक है, दे वर सिटिंग बाय द ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। मतलब ये अभी क्वेश्चन कौन सा है, इम्प्रूवमेंट वाला। इम्प्रूवमेंट बतानी है आपको किसी में करनी है या नहीं। सून आफ्टर द मीटिंग कमेंसेस देन द बोर्ड कॉल्स फॉर द चेयरमैन्स रेजिग्नेशन। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हुई वैसे ही बोर्ड ने चेयरमैन का रेजिग्नेशन मांग लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वैसे ही में हम सून यूज नहीं करते, सून आफ्टर या फिर देन यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम करते हैं नो सूनर। नो सूनर और उसका पेयर क्या रहता है, देन, है ना। मैंने लास्ट क्लास में भी एक कंजंक्शन आया हुआ था जिसमें क्या था, नो सूनर का पेयर था देन। ठीक है, तो यहाँ पे नो सूनर का देन पेयर रहेगा। एक तो ये है इसमें एरर, और दूसरा क्या है कि नो सूनर हैड, है ना, हैड यूज होगा हमेशा, पास्ट टेंस में रहेगा, ये हैड यूज करेंगे हम नो सूनर के साथ में। सो नो सूनर हैड द मीटिंग कमेंस्ड देन द बोर्ड, और देन भी कौन सा, THEN वाला नहीं। THEN वाला तो टाइम के लिए यूज होता है, THEN वाला कहाँ पे, नो सूनर का पेयर रहेगा। नो सूनर हैड द कमिटी कमेंस्ड देन द बोर्ड कॉल्स फॉर द चेयरमैन्स रेजिग्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। क्वेश्चन आया है एरर वाला। देखो एरर कहाँ पे है, वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड। वुमेन, ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, इसमें मुझे कोई एरर नहीं लग रहा। ठीक है, ये पार्ट एंड एफ्लुएंट। ठीक है, कहा था ना मैंने कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, तो जैसी पहले वर्ब रहेगी वैसी ही बाद में रहेगी। ठीक है, एजुकेटेड भी है वुमेन और एफ्लुएंट भी है, यहाँ तक ठीक है। एंड इज नो लॉन्गर हेल्पलेस पॉन्स। अब वो क्या नहीं है, हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब असहाय, पॉन्स मतलब जो ये होते हैं ना शतरंज के मोहरे, तो अब क्या नहीं है औरत, शतरंज के मोहरे की तरह कोई प्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ब प्लूरल लगाई हुई है। जो ये वुमेन है ये भी प्लूरल, बहुत ज़्यादा औरतों के लिए यूज हुआ है ना, AN नहीं है, EN है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो दूसरे क्लोज में भी क्या रहेगा, एंड के साथ यहाँ पे भी वर्ब जो होगी वो प्लूरल रहेगी। तो इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में है, सेकंड वाले पार्ट में है। आंसर हमारा है D। ठीक है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर। ठीक है, वुमेन आर गेटिंग एजुकेटेड एंड आर नो लॉन्गर हेल्पलेस पॉन्स, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमारे हो चुके हैं 15 क्वेश्चंस ग्रामर से रिलेटेड, हमने जिसमें PQRS किए हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स किए हैं, है ना, और क्या किए हैं इसमें, हमने सिनोनिम किए हैं, एंटोनिम किए हैं। अब हम कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो कि उसमें पूछा क्या गया है। ठीक है,
फिर उसी से रिलेटेड उनके जो की पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रख के फिर आप पैसेज को पढ़ो तो आसानी रहेगी। तो हम पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पैसेज से रिलेटेड ही है। रीड द गिवन पैसेज एंड रीअरेंज द गिवन नेचुरल डिजास्टर्स क्रोनोलॉजिकली इन द असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्रोनोलॉजिकली ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो ऑर्डर में लगाना है तो वैसे PQRS की तरह इसको देख लेते हैं एक बार क्या है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, द बॉक्सिंग डे इंडियन ओशन सुनामी साइक्लोन ओकी मैन मेड फ्लडिंग इन चेन्नई। कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाई होगी, वैसे ही मुझे गड़बड़ में लग रहा है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, देखते हैं एक बार क्या है इसमें। द बॉक्सिंग डे इंडियन ओशन सुनामी साइक्लोन ओखी मैन मेड फ्लडिंग चेन्नई। देखो ये है हमारा सब्जेक्ट, द बॉक्सिंग डे इंडियन ओशन, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये ओशन सुनामी, ठीक है। इसी को सबसे पहले लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा ना। चलो द बॉक्सिंग डे इंडियन ओशन सुनामी। अब क्या है ये बॉक्सिंग, ये जो सुनामी है इतना बड़ा जो इसका नाम रखा हुआ है, ये क्या है, ये एक मैन मेड फ्लडिंग है इन चेन्नई, ठीक है। पहले ए आएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया है ना। फिर सी आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो दिया हुआ है हमारा उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर सी आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों आ गए तो फिर तो बी ही आएगा। क्या है, चेन्नई साइक्लोन ओखी। और क्या है वो साइक्लोन, कौन सा है, ओखी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट बना इसमें, ए, सी और बी। तो सी ऑप्शन इज राइट, है ना। एक क्वेश्चन हमने कर लिया है पैसेज से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट। अब इसमें ट्रू बताने की कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है। सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, एक कोई गलत है, वो बतानी है। तो एक बार देख लेते हैं, हम इसके की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। देयर वर पावर आउटेजेस फॉर 8 वीक्स आफ्टर साइक्लोन गाजा। तो हम आउटेजेस को ध्यान में रखते हैं, पावर आउटेजेस को, इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, है ना। फिर इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन 2016। तो फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2016, इसे ध्यान में रखेंगे। मैनी तमिलनाडु फिशरमैन मिसिंग आफ्टर साइक्लोन ओखी हैव नेवर बीन फाउंड, कि कुछ फिशरमैन मिसिंग से रिलेटेड कुछ बात हुई है इसमें, ठीक है। नाउ सेंडाई फ्रेमवर्क इज सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल। सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल है सेंडाई, इसे हम ध्यान में रखेंगे, बाद में पैसेज को देख के उसके अकॉर्डिंग फिर हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वॉलंटरी। वॉलंटरी वर्ड, वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी होता है अपनी इच्छा से जो काम करें, है ना, अपनी मन मर्जी से जो काम करें। तो वॉलंटरी का इसमें आपको क्या बताना है, सिमिलर, सिनोनिम बताना है। देखो वॉलंटरी, वॉलिशनलिट, सेम सेम लग रहा है ना, तो यही इसका आंसर है, सिनोनिम यही है। नॉविस का मतलब तो पराया होता है ना, कॉर्ड से मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करना, सल्टरी भी ऐसे ही होता है। तो वॉलंटरी का जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा वॉलिशनलिट। तो ज़्यादातर तो आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे, कुछ कुछ सिनोनिम आपको लगेगा कि हाँ ये भाई बहन से लग रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स हैज नॉट बीन मेंशन्ड। अब आपको बताना है कौन सा साइक्लोन मेंशन नहीं हुआ है पैसेज में। क्या गाजा नहीं हुआ, ओकी नहीं हुआ, एम्फन नहीं हुआ, या वर्धा नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड का अपोजिट बताना है ना। तो ये तो हम यहीं कर लेंगे, पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डिवास्टेटेड का मतलब होता क्या है, डिवास्टेटेड का मतलब होता है तहस नहस कर देना किसी चीज़ को। तहस नहस, जो सुनामी है उसने किस तरीके से तहस नहस किया, तो तहस नहस का हमें बताना है अपोजिट, ठीक है। अपरूटेड का मतलब है उखाड़ना, तहस नहस उखाड़ना, सेम सेम लग रहे हैं तो सिनोनिम लग रहे हैं, ठीक है। इनकलकेट, किसी के साथ समझाना किसी को कुछ चीज़, तो ये भी इसका नहीं लग रहा। रैक का मतलब भी होता है शिपरैक, बोलते हैं ना शिपरैक, किसी के साथ मतलब कि टकरा जाना, है ना, तहस नहस ही होगा, तो ये भी सिनोनिम ही है। इनकलकेट अलग ही वर्ड है। पैच का मतलब क्या होता है, पैच, पैच वर्क होता है ना सूट पे, पैच, पैच मतलब कि अलग से कुछ लगा देना, है ना,
कुछ ठीक कर देना। पैच किस लिए लगाते हैं? कुछ ठीक करने के लिए। तो ये तो क्या है, डिवास्टेटेड का मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ करना, है ना। और पैच मतलब कि कुछ ठीक करना, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? पैच्ड। तो आंसर ये है हमारा। नाउ चलो पैसेज पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं इसमें। पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और जो की पॉइंट्स हमने माइंड में रखे थे उन्हें ध्यान देना है कि पैसेज में वो कहाँ पे आएंगे, हम उन्हें अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, so the devastation caused by extreme weather in Tamil Nadu remains a damning indictment on India's ability to effectively address such emergency। वो क्या कह रहा है? devastation, जितना भी बर्बादी हुई है, caused by extreme weather, किसने की है? extreme weather ने, मौसम ने की है। कहाँ की है? तमिलनाडु। remains a damning indictment, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? इंडिक्टमेंट रहेगा ऑन इंडियाज एबिलिटी, इंडिया की जो एबिलिटी है उसमें टू इफेक्टिवली एड्रेस सच इमरजेंसी। वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की इमरजेंसी में जो इंडिया है उस पर आलोचना होती है। डैमिंग मतलब कि उसकी आलोचना होती है, क्रिटिसाइज होती है। तो इस तरीके के जो इल्ज़ाम लगे हैं, इंडिक्टमेंट का मतलब है इल्ज़ाम लगना, आरोप लगना कि इंडिया इस तरीके के जो डिवास्टमेंट होते हैं इन पर कुछ नहीं करती है। तो इस तरीके की जो इमरजेंसी है उसमें इंडिया कुछ नहीं कर रही है। इस तरीके के इंडिक्टमेंट पर क्या होना चाहिए? वेदर दैट बी टेकिंग प्रिवेंटेटिव मेजर्स और एक्चुअली कॉपिंग विद द आफ्टर मैथ। वो क्या कह रहा है कि क्या ऐसी इमरजेंसी में इंडिया को प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेने चाहिए, कि क्या उससे मतलब कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ऐसा कुछ हो ही ना। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो प्रिकॉशंस लेने भी चाहिए, वहाँ से हटा देना चाहिए जो भी आसपास रहते हो, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए और एक्चुअली कॉपिंग विद द आफ्टर मैथ, या फिर सब कुछ हो जाने के बाद, जो भी डिजास्टर है उसकी हो जाने के बाद में कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए विद अ प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। कोई एक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? फिर वो क्या कह रहा है कि साइक्लोन गाजा, देखो गाजा के बारे में बात हुई है, साइक्लोन गाजा की बात हुई है इसमें, ठीक है। तो गाजा तो उसमें नहीं रहेगा ऑप्शन में। 145 डेथ्स रिपोर्टेड। तो गाजा ने क्या किया है? 45 आदमी मारे गए हैं। क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, जो फसल है वो नष्ट हुई है, डिस्ट्रॉयड। एंड लाइव स्टॉक किल्ड, लाइव स्टॉक होता है एनिमल्स, एनिमल्स भी मरे, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। वन फार्मर कमिटेड सुसाइड आफ्टर हिज स्मॉल कोकोनट प्लांटेशन, मतलब थोड़ा सा उसको कोई कोकोनट प्लांटेशन थी, कोई फसल थी, उसके बर्बाद हो जाने के बाद एक फार्मर ने क्या किया? सुसाइड भी कमिट कर लिया है। हिज मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी जो मेन सोर्स था वो डिस्ट्रॉयड हो गया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। चलो ठीक है। पीपल वर ट्रॉमेटाइज्ड इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स दैट वर अनप्रिपेयर्ड फॉर विंड्स ऑफ द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। जो लोग थे वो क्या है? सदमे में है। ट्रॉमेटाइज मतलब कि सदमे में है। किस लिए सदमे में है? कौन से लोग सदमे में है? कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वाले, जो नदी के तट पर रहते हैं, मतलब समुद्र के तट पर जो रहते हैं, वो ट्रॉमेटाइज हैं। वर अनप्रिपेयर्ड, जो कि अनप्रिपेयर थे फॉर विंड्स। कितनी स्पीड में थी वो विंड्स? 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी। देखो इन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया। अगर ऐसा कुछ पूछा होता, क्वेश्चन पढ़ने का यही फ़ायदा है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो अगर ऐसा कुछ होता कि स्पीड कितनी है ना, स्पीड की कितनी है, लिमिट कितनी है, तो हम उस पर ध्यान देते। पर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर सपोज आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अ कैटेगरी 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन अकॉर्डिंग टू द साफिर सिम्पसन हरिकेन वाइंड स्केल। और ये किसने, इस स्केल को किसने मेजर किया है? साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड है कोई, उसने इसे मेजर किया है, ठीक है। साफिर सिम्पसन हरिकेन। नाउ मिलियंस ऑफ ट्रीज वर अपरूटेड, सैकड़ों जो वो हैं पेड़ हैं वो अपरूटेड हो गए। एग्रीकल्चरल लैंड डिवास्टेटेड। ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक्ड बाय डेब्रिस, जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लॉक हो गए। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, मलबे से वो ब्लॉक हो गए। कम्युनिकेशंस डाउन्ड,
कम्युनिकेशन है वो डाउन हो गई, एंड देयर वर पावर आउटेजेस फॉर 8 वीक्स। आउटेजेस का मतलब है कट, ठीक है, पावर कट मतलब बिजली कट गई कितने हफ्तों के लिए, 8 हफ्तों के लिए। 3 months on and there is still only a limited power supply to some remote areas। और 3 महीने बीत गए, अभी भी कुछ ही पावर सप्लाई है। हमें अंडरलाइन नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। इट वॉज दिस वेरी सेम साउदर्न स्टेट विच फेस्ड साइक्लोन ओखी। देखो साइक्लोन ओखी भी मेंशन की है, गाजा भी मेंशन किया है इन 2017, साइक्लोन वर्दा है ना, वर्दा को भी मेंशन किया है। ये है हमारा क्वेश्चन, हो गया हमारा एक। देखो हाँ नहीं ये वाला क्वेश्चन देखो, गाजा है पैसेज में, ओखी भी है, वर्दा भी है, कौन सा नहीं है, अम्फन, एम्फन बोलो, अम्फन बोलो, ठीक है। तो ये जो है साइक्लोन ये मेंशन नहीं किया है उन्होंने, तो आंसर क्या है हमारा सी। एक क्वेश्चन हो गया, फिर से हम चलते हैं पैसेज पे। हाँ ठीक है, मैन मेड फ्लडिंग इन चेन्नई इन 2015 एंड ऑफ कोर्स द बॉक्सिंग डे इंडियन ओशन सुनामी इन 2004। ठीक है, बॉक्सिंग डे इंडियन ओशन भी हुआ था। अराउंड 300 तमिलनाडु फिशरमैन मिसिंग आफ्टर साइक्लोन ओकी हैव नेवर बीन फाउंड। 300 फिशरमैन गुम हो गए थे जो अब तक नहीं मिले। इंडिया इज पार्ट ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। देखो ये आया था, हमने इसे अंडरलाइन किया था ना, कौन सा फ्रेमवर्क, सेंडाई, एन ऑर्गेनाइजेशन that helps participating countries to adopt disaster risk reduction as a key goal in achieving a sustainable society। वो क्या कह रहा है, इंडिया पार्ट है इस फ्रेमवर्क का, सेंडाई फ्रेमवर्क का, जो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो हेल्प करता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू अडॉप्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, वो पार्ट है इसका जो हेल्प करता है, जिसमें अडॉप्ट करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, ताकि कम हो डिजास्टर का रिस्क, एज अ की गोल इन अचीविंग अ सस्टेनेबल सोसाइटी। मतलब सस्टेनेबल सोसाइटी को अचीव करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़ी हेल्प करती है। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चंस में देखेंगे इसे भी। अच्छा हो गया ये कि हेल्प करती है। हाँ, सस्टेनेबल सोसाइटी, द कंट्री ओनली रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन 2016। कंट्री ने क्या किया है, फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में रिलीज किया है, डिस्पाइट ऑल ऑफ द स्टेट्स ऑन द बे ऑफ द बंगाल हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वो कह रहा है कि सबसे पहला जो ये प्लान है वो 2016 में किया गया है, हालांकि ये बे ऑफ बंगाल पे बहुत ज़्यादा वेदर इवेंट्स ने बहुत फेस किया है उन्होंने, इतना ज़्यादा डिजास्टर को। साइक्लोन गाजा स्टैंड्स एज अ वार्निंग टू इंटरनेशनल डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो गाजा है ये तो एक वार्निंग की तरह है डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशंस को। दे मस्ट प्रिपेयर द कंट्रीज दे वर्क विद मोर थोरोली फॉर फ्यूचर वेदर डिजास्टर्स। वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीज के साथ में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में जो वेदर डिजास्टर्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर पाएँ और सामना कर पाए उनका। दे नीड टू मेक क्लियर दैट टेकिंग मेजर्स टू लिमिट द एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर कैन नॉट बी वॉलंटरी। वो क्या कह रहा है, उन्हें ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि सिर्फ मेज़र करना, स्केल मेज़र करना कि सुनामी कितने स्केल पे था, कितने लेवल पे था, वो इनफ नहीं है, इतना इनफ नहीं है। वो वॉलंटरी नहीं है कि अपने मन मर्जी से आपने कुछ भी कर लिया, पर मैंडेटरी है, आपको ज़रूरी है ये काम करना। इट विल टेक मंथ्स टू क्लियर द डेब्रीज। वो कह रहे हैं कि भाई मलबे को हटाने में महीने लग जाते हैं, एंड रिपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करने में भी कई महीने लग जाते हैं, एंड ईयर्स टू रिहैबिलिटेट एंटायर विलेजेस अक्रॉस तमिलनाडु। और जो गांव हैं उन्हें दोबारा से अपनी ज़िंदगी बसाने में तो सालों लग जाते हैं। इट इज़ टाइम टू एस्टेब्लिश अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। अब ये समय है जब हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना होगा दैट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू फैसिलिटेट एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एन एमरजेंसी। जिसमें कि जो कंट्रीज डेवलप कर रही हैं, ठीक है, उन्हें क्या होगा, थोड़ी मदद मिलेगी ऑन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एन एमरजेंसी। अगर इमरजेंसी हो तो उन्हें कुछ मदद मिलेगी। क्रूशियली विद द हेल्प ऑफ अदर, किसकी हेल्प से, अदर मोर डेवलप्ड नेशंस, जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हो चुके हैं, उनसे डेवलपिंग कंट्रीज को, नेशंस को थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब क्वेश्चंस में चलते हैं। ये हो गया था हमारा
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट वन, ठीक है, देयर वर पावर आउटेजेस फॉर 8 वीक्स, देखो यहाँ पर था ना 8 वीक्स वाला, देयर, हाँ ये रहा, देयर वर पावर आउटेजेस फॉर 8 वीक्स, ठीक है, 8 वीक्स है, ये तो ठीक है ना, 8 वीक्स आफ्टर साइक्लोन गाजा, ये वाला ऑप्शन ठीक है। हमें गलत बताना है इसमें। इंडिया रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन 2016, देखो ये रहा, हाँ, ओनली रिलीज इट्स फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन 2016, ये भी ठीक है कि 2016 में ही किया है ये प्लान, है ना। मैनी तमिलनाडु फिशरमैन मिसिंग आफ्टर साइक्लोन ओखी हैव नेवर बीन फाउंड, ये भी हमने पढ़ा था कि फिशरमैन मिस हो गए, गुम हो गए हैं, ठीक है, जो अब तक नहीं मिले हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये क्या कह रहा है, सेंडाई फ्रेमवर्क इज सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल, हम देखते हैं सेंडाई वाले को हमने किया था ना, ये रहा, Sendai framework, an organization that helps participating countries to adopt disaster risk reduction as a key goal। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्वेश्चन में दिया है, देखो सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उसमें क्या बताया, सेंडाई फ्रेमवर्क को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ही बताया, सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो हमारा आंसर क्या है, ये गलत है, तो आंसर हमारा डी है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ये भी हमने कर लिया था सिनोनिम, ये वाला भी हमने कर लिया पैसेज को देख के, ठीक है। ये एंटोनिम था, ये भी हम कर चुके हैं। चलो, तो ये 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं पैसेज की हेल्प से। सिनोनिम एंटोनिम हम पहले ही कर चुके थे। पैसेज को पढ़ के हमने पहले क्वेश्चंस के की पॉइंट्स को देखा कि की पॉइंट्स कौन से हैं, उनसे रिलेटेड फिर हम पैसेज पे गए, फिर से हम क्वेश्चन पे गए, फिर से पैसेज पे गए। हाँ, ये बात ठीक है कि जो पैसेज होगा वो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा, ठीक है, पर क्या है कि क्वेश्चंस अगर आपके ठीक हैं तो वो 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। तो ये किससे होंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की उसी से होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मैं फिर से मिलूंगी आपसे नेक्स्ट जो PYQs होंगे उनके साथ में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।